हेलो एवरीवन। तो अपना ये जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत से लोग देख रहे हैं कि वीडियो में वो सोच रहे हैं कि मैं इसमें पूरा एक्सप्लेन करूं। ये बुक अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसको सिर्फ पढ़ने का एक ही जरिया है कि हम इसकी रीडिंग कर रहे हैं, क्यों? जिससे कि हम साथ में ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर सकें। ठीक है। इसको कोई फिजियोलॉजी पढ़ाना नहीं कहेंगे। जो मैं कर रहा हूँ ये कोई पढ़ाना नहीं है। इट इज़ नॉट अ टीचिंग। इसमें यह है कि आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हैं उसके ये टॉपिक्स आप एक बार खुद से रीड करें इसी कंटिन्यूटी में, जिससे कि आपका सिलेबस पूरा हो जाए। फिजियोलॉजी हमेशा जो पढ़ाई जाती है वो नॉर्मल वैसे पढ़ाई जाती है जो बोर्ड वर्क के थ्रू पढ़ाई जाती है विद डायग्राम्स। यहाँ तो हम इस बुक को, ये सीरीज का नाम ही रीड विद मी सीरीज है। मैं रीड कर रहा हूँ, साथ में आप भी रीड करिए। ठीक है। तो इसीलिए इसमें ज़्यादा ये एक्सपेक्ट मत करिए कि मैं इसमें आपको कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ये जो नोट्स है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। बस ये है कि इससे आपको एक कंटिन्यूटी मिल जाएगी कि मुझे इतने दिन में ये कोर्स ख़त्म करना है, इस चैप्टर को ख़त्म करना है। जब मैं पढ़ाऊँगा तो उसको मैं अलग से वीडियोस बनाऊँगा सेम टॉपिक पे, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा। टोटल मैं ही लिखूँगा क्या क्या लिखना है। लिखने वाला काम हम नहीं करेंगे उसमें, सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही ज़्यादातर चीज़ों को समझेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी एक बार कम से कम एक इंडियन ऑथर की बुक कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो प्रॉपर्टीज में देखिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हो जानी चाहिए। देखिए, एक्साइटेबिलिटी एक प्रॉपर्टी है, कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, रिफ्रैक्टरी पीरियड शो करता है, ये समेशन शो करता है, एडेप्टेशन शो करता है, इनफैटिगेबिलिटी और ऑल और नन लॉ क्या है, इनको हमें डिटेल में समझना पड़ा है कि एक्साइटेबिलिटी क्या है या एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल क्या है, वोल्टेज क्लैंपिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे मैकेनिज्म करता है कंडक्टिविटी में, कंडक्शन थ्रू माइलिनेटेड फाइबर कैसे होता है जिसको हम सल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं, रिफ्रैक्टरी पीरियड कितने टाइप के होते हैं ये। तो ये सब इसका सिलेबस है बेसिकली। आप जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं पढ़िए, लेकिन आपको ये सारे पॉइंट्स आने चाहिए। कुल मिला के बात ये है। ठीक। चलिए अब शुरू करते हैं हम एक्साइटेबिलिटी के साथ। एक्साइटेबिलिटी क्या है? Excitability is defined as physiochemical changes that occur in tissue when stimulus is applied। तो एक्साइटेबिलिटी मतलब फिजियोकेमिकल चेंजेस, यानी फिजिकल चेंजेस भी होंगे उसके अंदर और केमिकल चेंजेस भी होंगे। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टिमुलस क्या होता है। स्टिमुलस इज डिफाइंड एज एक्सटर्नल एजेंट विच प्रोड्यूस एक्साइटेबिलिटी इन द टिश्यू। डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, क्वालिटीज ऑफ स्टिमुलस एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व्स आर एक्सप्लेन्ड इन द चैप्टर 30। ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर 30 में। तो स्टिमुलस क्या है, क्वालिटीज क्या होती है स्टिमुलस की, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व क्या है, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक वर्ड है क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी इज एन important पैरामीटर टू डिटरमाइन द कंडीशन ऑफ नर्व फाइबर। Clinically, the damage of nerve fiber is determined by measuring the chronexy. It is measured by chroneximeter। ठीक है, तो किसी नर्व में कंडक्शन पैटर्न कैसा है, ठीक है, खराब है या नहीं हो रहा है, वो हम किससे पता करते हैं? क्रोनेक्सीमीटर से। तो ये क्रोनेक्सी डिफाइन द कंडीशन ऑफ नर्व। नर्व फाइबर हैव अ लो थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन देन अदर सेल। लो थ्रेशोल्ड का मतलब क्या है कि बहुत ही मिनिमम स्टिमुलस चाहिए इसको एक्साइट कराने के लिए, है ना। इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी कोई ज़्यादा नहीं है इसको स्टिमुलेट कराने के लिए। आपको बहुत ही हल्का सा टच, आपको देखो ना, आपका हाथ अगर किसी से हल्का सा भी टच हो जाता है आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है ना। तो इसको एक्साइट कराने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए हमको। ठीक है। रेस्पॉन्स ड्यू टू स्टिमुलस ऑफ नर्व फाइबर। When nerve fiber is stimulated based on the strength of stimulus, two type of response are developed। स्ट्रेंथ के मतलब जो आपने स्टिमुलस दिया है उसके स्ट्रेंथ के बेसिस पर दो तरीके के रेस्पॉन्स हो सकते हैं। कौन कौन से दो रेस्पॉन्स हो सकते हैं? देखिए, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इम्पल्स। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल क्या है? एक्शन पोटेंशियल डेवलप इन द नर्व फाइबर व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस विद एडिकेट स्ट्रेंथ। द एडिकेट स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस नेसेसरी फॉर प्रोड्यूसिंग द एक्शन पोटेंशियल इज नर्व फाइबर इज नोन एज थ्रेशहोल्ड और मिनिमल स्टिमुलस एक्शन पोटेंशियल इज प्रोपेगेटेड। ठीक है, ये हमेशा प्रोपेगेटेड होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। कंडक्टिविटी में यही काम आता है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल। व्हेन स्टिमुलस विद सम लिमिनल स्ट्रेंथ इज अप्लाइड ओनली इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल डेवलप।
and the action potential does not develop. Electronic potential is not propagated. तो इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल कैसा फिनोमेना है? लोकलाइज फिनोमेना है, ये ट्रेवल नहीं करेगा, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने चार्जेस में डिफरेंस आया है या कितना कम हुआ है सिर्फ इससे उतना पता चलेगा, लेकिन इससे एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, यानी एक्शन पोटेंशियल का मतलब ही एक्शन है, कोई मूवमेंट हो जाना किसी आयंस में। अगर कुछ मूवमेंट नहीं हो पा रहा, इसका मतलब वो जो स्टिमुलस है वो इतना कम थ्रेशोल्ड का है कि उसकी वजह से कोई पोटेंशियल में ऐसा चेंज नहीं आया जिससे कि एक्शन आ सके। ठीक है, नेक्स्ट कैथ इलेक्ट्रॉनिक एंड एन इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल्स, ये क्या होते हैं? While recording electrical potential in nerve fiber, two electrodes, namely cathode and anode, are used. The potential change that is produced as cathode is called cath electronic potential, and the potential is developed at anode is called an electronic potential. Only the cath electronic potentials can be transformed and to electronic potential or action potential. तो कौन से वाला पोटेंशियल हमेशा ट्रांसफर होगा? कैथ इलेक्ट यानी कैथोड वाले इलेक्ट्रोड पर जो चेंज होंगे वही ट्रांसफॉर्म होंगे किसमें? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल या फिर आपका एक्शन पोटेंशियल में। जो एनोड वाला पॉइंट है वहां से कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं होने वाले। ठीक, एक्शन पोटेंशियल और नर्व इंपल्स क्या है? ठीक है, एक्शन पोटेंशियल और नर्व फाइबर इज सिमिलर टू दैट इन मसल्स एक्सेप्ट फॉर सम माइनर डिफरेंसेस। टेबल 136.1 आप देख सकते हैं। एक्शन पोटेंशियल इन स्केलेटल मसल फाइबर इज डिस्क्राइब्ड इन चैप्टर 31। तो ये जो टाइप ऑफ स्टिमुलस हम चैप्टर 30 की बात कर रहे थे ना, और ये हम मसल वाले चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ पढ़ेंगे हम? मसल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 31। स्केलेटल मसल जब पढ़ेंगे तो मसल फिजियोलॉजी में ये सारी चीज़ें हम दोबारा से पढ़ेंगे, क्योंकि मसल फिजियोलॉजी में भी ये सारे के सारे प्रॉपर्टीज उसके पास भी होती है, कंडक्टिविटी, एक्साइटेबिलिटी उसके पास भी होती है। ठीक है, डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ नर्व फाइबर एंड मसल फाइबर। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना होता है नर्व फाइबर का? -70 मिली वोल्ट, जबकि इसका कितना होता है स्केलेटल मसल का? -90 मिली वोल्ट। तो ये डिफरेंस है, देखिए इसका कितना कम है, -70 मिली वोल्ट, बहुत कम थ्रेशोल्ड से ही ये स्टिमुलेट हो जाता है। स्केलेटल मसल का कम है, ज़्यादा है ना। फायरिंग लेवल अगर देखे जाए इसकी तो ये -55 तक मैक्सिमम पोटेंशियल इसका जनरेट होगा, -55 तक। ठीक है, और ये कितने का डिफरेंस आएगा? -75 मिली वोल्ट। एंड ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैक्सिमम कितनी वैल्यू जा सकती है? +35। और स्केलेटल मसल पे कितनी जाएगी? +55 मिली वोल्ट। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल नर्व फाइबर को आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो। आपको पता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है? 80 से ऊपर 75 -70 है ना। तो देखिए 80 के बाद यहाँ पर कितना था? 9, मैं बना देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? -90। तो यहाँ से कौन जनरेट करेगा? स्केलेटल मसल। यहाँ पर क्या है हमारा? 70 पर, 70 हमारा नर्व फाइबर है, ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्ट में है। ठीक है, जैसे ही आपने इसको स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस आर्टिफैक्ट, ठीक है, ये स्टिमुलस आया और यहाँ से ये फायरिंग लेवल शॉर्ट किया, तो फायरिंग लेवल कहाँ तक पहुँचा? 60, 50, 55। ठीक है, 55 पर ये क्या हुआ? इसमें फायरिंग है और फिर ये कंटिन्यूस ये गेट ओपन रहते हैं। आपको पता है चार्जेस के गेट ओपन रहेंगे तो धीरे धीरे डीपोलराइज होता रहेगा। कहाँ तक पहुँच जाएगा? 35 तक पहुँच गया। उसके बाद ये दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में आएगा और हाइपर पोलराइजेशन पे भी जाएगा एक बार, फिर दोबारा से सेम लेवल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, नीट की तैयारी के दौरान ये आपने पढ़ा होगा। ठीक, तो ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन नर्व फाइबर इज -70 millivolt, the firing level is -55 millivolt, depolarization end at +30 millivolt. Usually the action potential start in initial segment of nerve fiber. कहाँ पर होगा? initial segment of nerve fibers. Next is properties of action potential. Properties of action potential given in chapter 31.
है। चैप्टर 31 हम कहाँ पढ़ेंगे? मसल वाले चैप्टर में, मसल फिजियोलॉजी में, स्केलेटल मसल की फिजियोलॉजी में हम पढ़ेंगे इनको, प्रॉपर्टीज़ को। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल की बात करते हैं, है ना, जो प्रोपेगेट नहीं होता। जैसा अभी हमने पढ़ा था ना, केवल एक्शन पोटेंशियल ही प्रोपेगेट होता है। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल और लोकल पोटेंशियल इज नॉन प्रोपेगेटेड लोकल रिस्पॉन्स दैट डेवलप इन नर्व फाइबर व्हेन सबलिमिनल स्टिमुलस इज अप्लाइड। यानी थ्रेशोल्ड नहीं है, सबलिमिनल है, थ्रेशोल्ड से कम है, इसीलिए वो ऐसा पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पा रहा जो मूव करे या एक्शन कर। Subliminal or sub-threshold stimulus does not produce action potential, but it alters the resting membrane potential and produce slight depolarization of about 7 millivolt, है ना। तो -70 से कहाँ तक आ जाएगा? -60 तक आ जाएगा, लेकिन चाहिए कितना? -55, उसके बाद ही वो फायरिंग लेवल आएगी, ठीक है। This slight depolarization state is called electronic potential. Firing level is reached only if the depolarization occurs up to 50 millivolt. 15 millivolt हो जाएगा, यानी उसमें -55 पे आ जाएगी वैल्यू 70 से, तभी होगा, है ना। 60 पर भी नहीं होगा, इसीलिए 60 क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। देन ओनली एक्शन पोटेंशियल कैन डेवलप, जब -15 का डिफरेंस आएगा। द इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज ग्रेडेड पोटेंशियल, रेफर चैप्टर 31। अगेन ये भी हम ग्रेडेड पोटेंशियल का कंसेप्ट कहाँ पढ़ेंगे? ये भी हम पढ़ेंगे कहाँ पर? स्केलेटल मसल में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक पोटेंशियल इज नॉन प्रोपेगेटेड एंड इट डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ। और ये क्या ओबे नहीं करता? ऑल और नन लॉ को फॉलो नहीं करता। ऑल और नन लॉ क्या है अभी हमको समझ में आएगा, आगे आएगा, इसको डिस्कस करेंगे। इट डज नॉट ओबे ऑल और नन लॉ। If the intensity of stimulus is increased gradually every time, there is increase in the amplitude till the firing level is reached at 15 millivolt, ठीक है। It does not obey all or none law, इतना याद रखना है। नेक्स्ट, वोल्टेज क्लैंपिंग क्या है? द टर्म वोल्टेज क्लैंपिंग रेफर्स टू एक्सपेरिमेंटल मेथड। ये क्या है? एक एक्सपेरिमेंटल मेथड है वोल्टेज क्लैंपिंग। यूजेस इलेक्ट्रोड्स टू ऑल्टर एंड कंट्रोल द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। वोल्टेज क्लैंप टेक्निक इज मॉडिफाइड पैच क्लैंप टेक्निक which is discussed in muscle physiology chapter 31. Applied the nerve fibers. It is used to measure the ionic current across the membrane of nerve fiber by fixing the membrane potential at desired voltage. और इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं? आयनिक करंट को मेम्ब्रेन के अक्रॉस, यानी दोनों तरफ कितना कितना आयनिक करंट है, आयनिक चेंजेस है, इसको हम फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिजायर्ड वोल्टेज। प्रिंसिपल क्या है वोल्टेज क्लैंपिंग का? प्रिंसिपल क्या है पहले देखते हैं। नॉर्मली द वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स ओपन एंड क्लोज इन रेस्पॉन्स टू पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज विद इन द सेल। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस द मेम्ब्रेन, आयन इनफ्लक्स और ईफ्लक्स और इनफ्लक्स वर्ड आपने पढ़ी थी 11th में, तो इसके मूवमेंट को, आयंस के मूवमेंट को समझने के लिए इट वुड बी नेसेसरी टू एलिमिनेट द अदर वेरिएबल्स। द डिफरेंसेस इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, इट इज बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। आपको जो अंदर और बाहर पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हटाना पड़ेगा, तभी तो आप ओरिजिनल कंडीशन समझ पाओगे कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर जा रहा है, ठीक है। बोथ द आयन फ्लक्स एंड मेम्ब्रेन पोटेंशियल आर इंटर रिलेटेड। Differences in the membrane potential would lead to differences in the ion flux. So the membrane potential is fixed or clamped at a specific level by using voltage clamp. It allows study of ion flux through the ionic channel at specific membrane potential. और इसके थ्रू हम क्या पता करते हैं कि कौन सा आयन किधर जा रहा है, कौन सा चैनल खुल रहा है, कितनी वोल्टेज पर और कितना, क्योंकि आपको पता है जो वोल्टेज डिपेंडेंट चैनल्स होते हैं वो पर्टिकुलर वोल्टेज पर ही ओपन होंगे, अदरवाइज ओपन नहीं होंगे, ठीक है। इक्विपमेंट और वोल्टेज क्लैंपिंग। तो वोल्टेज क्लैंप इक्विपमेंट हैज 3 यूनिट्स: रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर, करंट जनरेटर एंड फीडबैक एम्पलीफायर। रिकॉर्डिंग एम्पलीफायर मेजर द वोल्टेज ऑफ मेम्ब्रेन पोटेंशियल। 2 recording electrode, namely extracellular electrode and intracellular electrode, are connected to the amplifier. The extracellular electrode is placed on the outer surface of the nerve membrane and the intracellular is inserted into the nerve fiber. इसके बाद दूसरा क्या था? करंट जनरेटर।
करंट जनरेटर क्या करेगा? द करंट जनरेटर और सिग्नल जनरेटर इज यूज टू कंट्रोल द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ द नर्व फाइबर. द करंट सिग्नल जनरेटेड बाय इंस्ट्रूमेंट आर पास्ड इनटू द नर्व फाइबर थ्रू करंट इलेक्ट्रोड. Third is feedback amplifier, receiving feedback input from the recording amplifier and current generator and accordingly modify the current signal that are sent to the nerve fiber. Thus, a voltage clamping is possible to maintain the constant membrane potential at desired voltage. ठीक है, तो आपने देखिए इस डायग्राम में इंटरसेल्यूलर इलेक्ट्रोड लगाया और करंट इलेक्ट्रोड लगाया. ठीक है, इंटरसेल्यूलर कहाँ लगाया? बाहर. और इंटरसेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर इलेक्ट्रोड कहाँ लगाया? ये सरफेस पर लगा दिया आपने एक्स्ट्रा सेल्यूलर, और इंटरसेल्यूलर सेल के अंदर. ठीक है, तो दोनों में 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए और इसको इस डिवाइस से आपने कंट्रोल किया. यहाँ से गया, ये सेल लगा रखा है, सेल से फिर दोबारा एक करंट इलेक्ट्रोड आया, तो जितना डिफरेंस है उसको ये मेंटेन कराएगा ये सेल, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी देकर बाई करंट इलेक्ट्रोड. ठीक है, तो ये फीडबैक एम्पलीफाइंग है. इधर से ज़्यादा आएगा, इधर से कम आ रहा है, इधर से कम आ रहा है, तो ये उसको मेंटेन रखेगा. तो एक्सोन के अंदर आयंस के मूवमेंट को ये एक तरीके से मेंटेन रखेगा. नर्व फाइबर यूज्ड फॉर वोल्टेज क्लैंपिंग. वोल्टेज क्लैंपिंग वाले एक्सपेरिमेंट के लिए अर्लियर द वोल्टेज क्लैंप टेस्ट वर डन ऑन द जाइंट एक्सोन्स ऑफ स्क्विड लॉलीगो. ठीक है, स्क्विड आपके क्या है? मोलस्का है. उस पर एक्सोन्स पे ये कराया गया था. हुज साइज फैसिलिटेट सच टेस्ट. Then the investigation was done on the neurons of small mammals. Nowadays, tests are done on the human nerve fiber obtained from surgical procedure. और आजकल ये नर्व फाइबर पर होता है किसमें? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में, यानी ऑब्टेन किए हुए नर्व फाइबर पे, लिविंग बंदे के अंदर नहीं, ऑटोप्सी के थ्रू निकाले गए नर्व फाइबर से. ठीक है. कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी की अगर बात करें तो कंडक्टिविटी क्या है? Conductivity is the ability of nerve fiber to transmit the impulse from area of stimulation to the other area. Action potential is transmitted through the nerve fiber as a nerve impulse. Normally in the body, the action potential is transmitted through the nerve fiber in only one direction. However, in experimental condition, when the nerve is stimulated, the action potential travels through the nerve fiber in either direction. Clear है? तो कंडक्टिविटी में क्या है? कंडक्टिविटी अगर नॉर्मल फिजियोलॉजी एक्शन में देखा जाएगा तो एक्शन पोटेंशियल हमेशा एक डायरेक्शन में चलेगा. ठीक है, हमेशा एक डायरेक्शन में चलेगा. लेकिन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में ये किधर भी मूव कर सकता है. एक्शन पोटेंशियल बाई डायरेक्शनल हो सकता है. ठीक है, अब बात करें मैकेनिज्म ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. द डीपोलराइजेशन अकर्स फर्स्ट एट द साइट ऑफ स्टिमुलेशन इन द नर्व फाइबर. इट कॉज डीपोलराइजेशन ऑफ नेबरिंग टू द नेबरिंग एरियाज. Like this, depolarization travel throughout the nerve fiber. Depolarization is followed by repolarization. और जहाँ जहाँ से depolarization होता चला जाएगा उसके पीछे पीछे repolarization होता चला जाएगा. Conduction through myelinated nerve fiber और saltatory conduction क्या है? तो saltatory conduction is the form of conduction of nerve impulse in which the impulse jump from one node to another. The conduction of impulse through myelinated nerve fiber is 15 times faster than the non-myelinated fiber. It is because of the action potential jump from one node to another node of Ranvier instead of traveling through the entire nerve fiber. तो इसमें क्या होता है? एक नोड ऑफ रेनवियर से दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पर ये जंप करता हुआ दिखाई देता है. हमको होता नहीं है, जंप करता हुआ दिखाई देता है. चार्जेस इस तरीके से चेंजेस हो रहे होते हैं. ठीक है. मैकेनिज्म ऑफ सॉल्टेटरी कंडक्शन. Myelin sheath is not permeable to iron, so the entry of sodium from extracellular fluid into the nerve fiber occurs only in the ends of only into the nodes of Ranvier, where the myelin sheath is absent. It causes depolarization in the nodes and not in the internodes. Thus, depolarization occurs at successive nodes. So the action potential jumps from one node to another. Hence, it is called saltatory conduction because सॉल्टेयर मीन्स जंपिंग. ठीक है, यहाँ पर आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं. सोडियम एंट्रेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल. अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से काम करेगा, ये ऐसे मूव करेगा, फिर ये है ना, इस तरीके से चार्जेस चलेंगे यहाँ पर. तो ये जो है ये नॉन माइलिनेटेड फाइबर है. अगर बात करूं मैं माइलिन शीथ की, है ना,
तो माइलिन शीथ में क्या है कि सोडियम आयन कहाँ से एंटर कर सकता है, केवल इंटरनोड्स ऑफ रेनवियर से एंटर कर सकता है, जहाँ पर गैप जो है इस गैप से, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, इंफॉर्मेशन एक बार सोडियम ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये हमेशा फास्ट होता है, ठीक है। माइलिनेटेड शीट में जो कंडक्शन होगा वो हमेशा कैसा होगा, फास्ट होगा। नेक्स्ट इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। तो रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द पीरियड एट विच द नर्व डज नॉट गिव एनी रेस्पॉन्स टू द स्टिमुलस, यानी एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ इसको रेस्टिंग पीरियड, है ना। रिफ्रैक्टरी पीरियड में रेस्ट कर रही होती है नर्व, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं देती। द टाइप ऑफ रिफ्रैक्टरी पीरियड ऑफ टू टाइप, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड और रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। Absolute refractory period is a period during which the nerve does not show any response at all, whatever may be the strength of stimulus. एब्सोल्यूट में तो आप कितने भी हाई लेवल का स्टिमुलस दे दो, कितना भी लो दे दो, कुछ भी कर लो, लेकिन वो रिस्पॉन्स दिखाएगी नहीं। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड इज द पीरियड ड्यूरिंग विच द नर्व फाइबर शो रिस्पॉन्स इफ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस इज इंक्रीज टू मैक्सिमम। अच्छा, अगर स्ट्रेंथ जो स्टिमुलस की वो मैक्सिमम हो जाए तो ये थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स दिखाएगी रिलेटिव में। So absolute refractory period corresponding to the period from the time when firing level is reached till the time when 1/3 of repolarization is completed, while the relative refractory period extends through the rest of the repolarization period. और relative refractory period कौन सा होता है, जिस टाइम पर रेस्ट ऑफ द repolarization period का टाइम बचा हुआ होता है, ठीक है। तो ये हमेशा एक तरीके से रिफ्रैक्टरी का मतलब है रेस्टिंग पीरियड, ठीक है। नेक्स्ट इज समेशन। समेशन क्या है, when one subliminal stimulus is applied it does not produce any response in nerve fiber because the subliminal stimulus is weak. However, if two or more subliminal stimuli applied within a short interval of time 0.5 milliseconds, the response is produced. It is because the subliminal stimuli are summed up together to become strong enough to produce the response. This phenomena is known as summation. Summation का मतलब ही सम है, यानी जो छोटे छोटे subliminal stimulus है अगर वो सारे ऐड होकर एक साथ अपना इफेक्ट दिखाएं तो उसको समेशन बोलते हैं, ठीक है। एडप्टेशन क्या है, while stimulating a nerve fiber continuously the excitability of nerve fiber is greater in beginning, later the response decreases slowly and finally the nerve fiber does not show any response at all. This phenomena is known as adaptation or accommodation. जब आप किसी नर्व फाइबर को स्टिमुलाई करते हो तो शुरुआत में वो ज़्यादा बड़े लेवल पर, ग्रेटर लेवल पर अपने आप को एक्साइटेटरी कंडीशन में दिखाएगा, फिर धीरे धीरे आप बार बार उसको पिंच करते रहोगे तो जो रेस्पॉन्स है वो कम होता चला जाएगा और एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रेस्पॉन्स करना बंद कर देगी, जिसको हम बोलते हैं एडप्टेशन या एकोमोडेशन। कॉज ऑफ एडप्टेशन क्या है, व्हेन नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली डीपोलराइजेशन अकर कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन इनएक्टिव द सोडियम पंप एंड इंक्रीज द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम आयन। ये लाइन याद कर लो भाई, कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन से क्या होता है, कंटिन्यूअस डीपोलराइजेशन से बेटा इनएक्टिव हो जाता है सोडियम पंप, और जब सोडियम पंप इनएक्टिव हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आगे जाके ये ओपन ही नहीं होगा, यानी रिस्पॉन्स कहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट इज इनफैटिगेबिलिटी। इनफैटिगेबिलिटी क्या है, नर्व फाइबर कैन नॉट बी फटिग्ड इवन इफ इट इज स्टिमुलेटेड कंटिन्यूअसली फॉर लॉन्ग टाइम। द रीजन इज दैट नर्व फाइबर कैन कंडक्ट ओनली वन एक्शन पोटेंशियल एट अ टाइम, एट दैट टाइम इट इज कंप्लीटली रिफ्रैक्टरी एंड डज नॉट कंडक्ट अनदर एक्शन पोटेंशियल। तो ये कभी फटिग शो नहीं करता है ना, कभी थकता नहीं है। फटिग मतलब होता है थकता, जैसे स्केलेटल मसल थक जाती है ना ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, ये कभी भी थकता नहीं है। ये कैसा होता है, नर्व फाइबर हमेशा स्टिमुलेटेड कंडीशन में रह सकता है, बार बार स्टिमुलेट आप इसको करते रहें। लेकिन बस ये कंडक्ट कब नहीं करेगा, जब ये रिफ्रैक्टरी पीरियड में हुआ, यानी नर्व का वो सेगमेंट जो अभी रिपोलराइजेशन वाले फेज में है वो कंडक्शन नहीं करेगा। लास्ट इज ऑल और नल लॉ। ऑल और नल लॉ क्या है, ऑल और नल लॉ स्टेट दैट व्हेन अ नर्व इज स्टिमुलेटेड बाय स्टिमुलस इट गिव्स मैक्सिमम रेस्पॉन्स और डज नॉट गिव रेस्पॉन्स एट ऑल।
ठीक है। ऑल और नन लॉ का मतलब ये है कि जब भी हम किसी नर्व को स्टिमुलेट करते हैं तो वो या तो पूरी तरीके से स्टिमुलेट होगी या बिल्कुल नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्का हमने स्ट्रेंथ का स्टिमुलस दिया और हल्की फुल्की एक्साइट हो गई, नहीं। अगर एक्साइट होगी तो पूरी एक्साइट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। इसी को बोलते हैं ऑल और नन रिस्पॉन्स। फॉर मोर डिटेल्स सी द चैप्टर नंबर 19। ये हम आगे देखेंगे कहाँ पर इसके बारे में डिटेल दे रखी है, चैप्टर 19। अभी के लिए हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, डीजनरेशन एंड रीजनरेशन ऑफ नर्व फाइबर।